मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। मैंने एमबीबीएस किया कोलकाता मेडिकल कॉलेज से। घर में बैठ के फिर उसमें भी रैंक निकल आया तो मैंने कोलकाता में एमडी पल्मोनरी मेडिसिन ज्वाइन किया। दिल्ली में मैंने जॉब करने के लिए चला सीनियर रेसिडेंसी इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मेडिसिन कर लिया है। और मैं लैब देने के बस करना चाहता हूँ कि मैं मेरा सेम ग्रेड ऑफ स्पेशलिस्ट जॉब मुझे टियर 2 वीजा सेम है। यही है यहाँ का स्टैंडर्ड वर्क वीजा, या फिर कुछ अल्टरनेट रूट भी हो सकता है कंसल्टेंट बनने के लिए। और मुझे ट्रेनिंग मिल गया। मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ऑल ओवर द कंट्री मेरा 8 रैंक आया था। से 1.5 लाख में लगभग सब कुछ हो चुका। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रार ट्रेनिंग से स्टार्ट किया। मेरा सैलरी, मैं हॉस्पिटल एकोमोडेशन में रहता था। ओके, वो बहुत यूजुअली सब्सिडाइज होता है। सारे जो एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल एमआरसीपी, एमआरसीएस, एफआरसीपी, एफआरसीएस, तो ये एक थोड़ा सा इनका ब्रीफ में अगर आप मुझे बता सकते हैं। एमआरसीपी एग्जाम 3 स्टेप्स में होते हैं। के में जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जॉब यहाँ पे बहुत है, बहुत अवेलेबल है जूनियर डॉक्टर जॉब्स। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूके में स्पेशलिटी ट्रेनिंग है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमन हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं आज। तो डॉक्टर सुमन अभी यूके में है, एनएचएस इंग्लैंड में। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमन, सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए और इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। कैन यू प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? थैंक यू डॉक्टर दीपक। आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, आपके चैनल में मैंने देखा आप बहुत ही अच्छे रेलिवेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सो दैट आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंसेस। और हमें लगता है कि आज जो भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, इससे जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। जी सर। तो सर, अभी आप यूके में कहाँ पर हैं और अभी आपकी करंट आप भी क्या कर रहे हैं फिलहाल में? मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। टू गिव अ पर्सपेक्टिव, मेरा घर से लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों 40 मिनट्स, हाफ एन आवर डिफरेंस है। जी सर। तो दोनों सिटी के मिडिल में मैं हूँ। और यहाँ फुटबॉल बहुत ही फेमस, जो लोग आपके जो व्यूअर्स है, जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं, तो मेरे घर के एक साइड में मैनचेस्टर यूनाइटेड है, एक साइड में लिवरपूल है। दोनों सिटीज के मिडिल में मैं रहता हूँ। तो सर आप किसको सपोर्ट करते हैं? वेल, फिलहाल मैं तो काम करता हूँ लिवरपूल में। जी सर। तो मुझे तो ऑफिशियली बोलना पड़ेगा कि लिवरपूल ही। जी सर। सो मतलब आपकी जो जर्नी है सर, मतलब आपने, जिसे हमने डिस्कस किया था कि मतलब यूके में आप इंडिया से जो आप एमबीबीएस से फिर आपने वहां पे कुछ फेलोशिप करी, फिर आप एनएचएस में आप पल्मोनरी मेडिसिन में आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कंप्लीट। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई जो एमबीबीएस से, तो कृपया आप एमबीबीएस से जो डिटेल में क्या, कहाँ से आपने क्या किया, उसके बाद आप कैसे इंग्लैंड तक पहुंचे? हाँ बिल्कुल। मैंने एमबीबीएस किया कोलकाता मेडिकल कॉलेज से। मैं रहता भी हूँ कोलकाता में। तो एमबीबीएस जैसे आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, फिर आप एमबीबीएस में घुसते थे, 5-5.5 साल का ट्रेनिंग। फिर मैंने 2010 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट किया अप्रैल में। और तब जैसे आप लोग भी सोचते हैं कि एमबीबीएस के बाद क्या करना है, तो ये तो सेम क्वेश्चन था हमारे टाइम में भी। हम लोग रिसर्च करते थे। अब तब तो यूट्यूब में इतना अच्छा कंटेंट नहीं था, अब जैसे ऐसा यूट्यूबर भी नहीं था। तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था कि गूगल करना, और मे बी अगर एक दो कोई ब्लॉग मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। आप वेबसाइट में जाके तो देख सकते हैं कि ये एग्जाम देना है, इतना पैसा मिल सकता है, लेकिन कोई अगर आपके जगह से, लाइक आपके शहर से या फिर आपके मेडिकल कॉलेज से जाके वो काम कर चुका है, तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जी सर। कि आपको लगता है कि हाँ ये अचीवेबल है, मैं भी ये कर सकता हूँ।
तो अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज से सीनियर कोई यूएस में गए थे, यूके में भी गए थे, पर एक तब 2010 में तब वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत डिफरेंट था एज कंपेयर टू नाउ। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसके बाद मोस्ट कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज थे, वहां जाने का जो प्रोसीजर था वो बहुत टाइट बन गया था। आप अगर न्यूज़पेपर में देखेंगे तब बहुत सारे इंडियन वापस जा रहे थे, यूके से डॉक्टर लोग वापस जा रहे थे, ये सब न्यूज बन रहा था। यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा था डॉक्टर को। मुझे याद है मैंने तब देख रहा था कि डॉक्टर को यूके में जॉब नहीं है, इंडियन डॉक्टर वापस आ रहे हैं। तो ये रियलिटी था तब का। जी सर। तो इसीलिए जो मैंने तो एक्सप्लोर किया था कि यूएस में भी देना है या फिर प्लैब देना है, पर मुझे तब लगा कि इंडिया में रहना ही बेहतर होगा भी, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी, इतना पैसा देने के बाद, अपने एग्जाम देने के बाद, तो वो रिस्क बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं पा रहे थे, उस टाइम में भी लोग आए हैं बाहर, काम कर रहे हैं, सेटल हो गए, पर मुझे तब लगा कि इंडिया में एमडी प्रोबेबली बेस्ट ऑप्शन होगा। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा डैड भी तब रिटायर हो गए थे जॉब के बाद, तो 5-10 लाख पैसा निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जी सर। तो इसीलिए तो जैसे आप लोग पीजी एंट्रांस करते हैं, तो मैंने पढ़ाई की 1 साल घर में बैठ के, फिर उसमें भी रैंक निकल आया, तो मैंने कोलकाता में एमडी पल्मोनरी मेडिसिन ज्वाइन किया उसके बाद। जी सर। वो तो 3 साल का कोर्स था पल्मोनरी मेडिसिन। वो अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप तो बहुत सारे कुछ सीख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और आज भी जब मैं काम करता हूँ, वो जो बेसिस मेरा जो बेसिक स्ट्रांग हुआ, फंडामेंटल नॉलेज जो तब मिला, वो आज भी मेरे काम आते हैं। क्लिनिकल नॉलेज। क्लिनिकल नॉलेज, हाँ बिल्कुल। तो इंडिया के ट्रेनिंग का कुछ बहुत अच्छा पॉइंट्स, फीचर्स है, ऐसा कि आप लोग क्लिनिकल में हम लोग बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। कोई भी प्रोसीडियर हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ये बहुत स्ट्रांग मिलता है इंडिया में काम करने के बाद। लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है, वो वहां पे नहीं मिलता है। तो अब हमें तो तब एज ए पीजी ट्रेनी हमें उतना पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो जो भी काम करते हैं हमें लगता है कि यही काफी है। तो आप जब उस एनवायरनमेंट, उस इकोसिस्टम से बाहर आते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको और बेहतर बना सकते हैं। जी सर। तो हाँ, मैंने 2014 में एमडी कंप्लीट की, फिर दिल्ली में मैंने जॉब करने के लिए चला गया कोलकाता से, सीनियर रेसिडेंसी इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, पल्मोनरी मेडिसिन क्रिटिकल केयर में मैंने 1 साल तक काम किया। फिर काम करते करते मुझे एक यूके आने का एक तरीका मिला, उसको कहते हैं कि मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। ये एक स्कीम है, आज भी ये एक्टिव है स्कीम। इसमें आपको यूके आने के लिए विदाउट एनी एग्जाम, सिर्फ इंग्लिश एग्जाम देना पड़ता है, ओईटी और आईएलटीएस। अगर आप एक इंग्लिश एग्जाम पास कर जाते हो, तो आपको यूके में डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है। जी सर। पर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। दे यूजुअली वांट पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये जो फ्रेशर्स एमबीबीएस है, उनके लिए ये ठीक नहीं है। वो लोग ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पर कोई भी अगर एमडी या फिर एमएस कर चुके हैं, या फिर एमडी एमएस भी नहीं, पर वो लोग काम कर चुके हैं किसी भी हॉस्पिटल में, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस चुका है 2-3 साल का, तो वो भी इस स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। पर प्रेफरेबली वो लोग चाहते हैं कि एमडी या फिर डीएमबी। अब डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन है। अभी ये ज्यादा कंपिटिटिव है। जब मैंने दिया था 2015 में, वो शायद उतना कॉमन भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। मैंने तो जब अप्लाई किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। जी सर। मैंने देखा कि इंटरव्यू हो रहा है कोलकाता में, मैंने फॉर्म भर दिया, फिर इंटरव्यू में पास कर लिया, फिर मिल गया।
पर ये ज्यादा कॉमन नहीं था। और इसके बारे में मैंने जब लोगों से पूछा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं था मेरे पास। जी तो सर। मैं तो एकदम लाइक ब्लाइंडेड टू द प्रोसीजर मैंने चला गया। फिर बस धीरे धीरे मैं तो अब सर जब ये पास किया। तो ये मतलब मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव, तो ये इसके लिए मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं या इंटरव्यू किस बेसिस इंटर, पे? इंटरव्यू मतलब इंडिया में? इसके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक पेपर फॉर्म या फिर ऑनलाइन फॉर्म है अभी। जी। तो आपने जब उसमें आपका बेसिकली सीवी चाहे वो लोग मांगेंगे। ओके। फिर सीवी में रिव्यू करने के बाद अगर आपका सीवी उनको पसंद आता है जी सर। तो वो लोग आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। ओके। और इंटरव्यू यूजुअली उसी कंट्री में होगा। ओके। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू इंडिया में ही होगा। ओके। और इसकी कितनी फीस होती है? इसमें कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। इसके बाद अब जैसे आपने इसके इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, हाँ। जी, उसके बाद की जर्नी? फिर पूरा इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद 3-4 महीने लगता है सब कुछ होने में। जी बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है। जी सर। इसके लिए आपका रेफरेंस देना पड़ेगा, 3 साल का रेफरेंस। आपका जो करंट सुपरवाइजर या फिर मेरे मेरे लिए जो मेरा एमडी का प्रोफेसर था, जी तो उनसे मुझे सब पेपर वर्क, मेरा कॉम्पिटेंसी सब कुछ साइन ऑफ कराना पड़ा। जी सर। फिर वीसा का भी टाइम लगेगा। ज्यादा हम्म। नहीं, वीसा आपको एक महीने के अंदर आराम से मिल जाता है। जी सर। और आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीएमसी मतलब यूके का रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जी सर। एनसीआई का इक्विवेलेंट जो भी है। जी अब उसके लिए फिर से आपको बहुत सारे फॉर्म देना पड़ेगा। वो लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है वो लोग मुझे मांगे थे मेरे एमबीबीएस का ट्रांसक्रिप्ट मांगे थे मेरे यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें उसमें वो लोग कहते हैं कि मैंने कितना घंटा एक एक सब्जेक्ट के पीछे मेरा ट्रेनिंग हुआ। ओके। तो ये सारे यूनिवर्सिटी में ये होते हैं। जी जी जी। यूजुअली आइदर आपको यूनिवर्सिटी देंगे या फिर आपका मेडिकल स्कूल देगा। हम्म। जैसे रसिया में शायद आपका मेडिकल स्कूल ये डॉक्यूमेंट देगा। जी सर, वो हमारा मिलता है डिग्री के साथ। हाँ, आप लोगों को मिल जाता है, पर इंडिया में ये बाय डिफॉल्ट नहीं देते हैं। तो मांगना पड़ता आपको वो अपने जाके घूम घूम के लाना पड़ेगा। है। जी सर। तो प्रोसीड्यूर है इसका, पर ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी नहीं है। जी सर। हाँ, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, पर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। जी सर। तो एक के बाद एक के बाद एक होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और ये जो जीएमसी रजिस्ट्रेशन है, इसको मिलता है बाया स्पॉन्सरशिप रूट। ओके। अब मैं थोड़ा सा बता लूं रजिस्ट्रेशन के बारे में यूके का। जी सर। तो यूके में आपको रजिस्ट्रेशन मिलना आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस एंड रजिस्ट्रेशन, ये दो आपको चाहिए। जी अब सर। ये करने के लिए अगर आप एक फ्रेशर हो, एमबीबीएस अभी कंप्लीट कर रहे हो या फिर इंटर्न हो, तो आपको प्लैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट। जी सर। आप प्लैब पास कर जाओ, प्लैब के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एमडी या फिर एमएस कर चुके हो, या फिर आपने 4-5 साल काम कर लिए हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, जी सर। तो आप प्लैब तो आप दे ही सकते हो। आपका 10 साल 50 साल भी एक्सपीरियंस, 50 नहीं पर 10-20 जो भी जी आपका सर। एक्सपीरियंस हो सकता है, प्लैब इज ओपन फॉर एवरीवन। एवरीवन। ओके। एवरीवन। पर अगर आपको लगे कि मैंने एमडी मेडिसिन कर लिया है और मैं प्लैब देने के बजाय मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मैं मेरा सेम ग्रेड ऑफ स्पेशलिस्ट जॉब मुझे मिले, तो आपका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप रॉयल कॉलेज का एग्जाम दो। फॉर मेडिसिन इट्स एमआरसीपी, एमआरसी। फॉर सर्जरी इज एमआरसीएस। So Royal College of your sorry, so the Royal College of your own specialty
दे विल हैव पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। जी सर। ये सारे रॉयल कॉलेज में होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, सबका एग्जाम होता है। अगर आप वो एग्जाम पास कर लेते हो तो आप डायरेक्टली जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और आप मोस्ट लाइकली आप उसी लेवल का जॉब भी आपको मिलेगा। आपको कोई भी जूनियर F2 का जॉब नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ये एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं। जी सर। पर ये एग्जाम हम MD-MS के बाद ही दे सकते हैं ना? आप MRCP आफ्टर इंटर्नशिप दे सकते हो। ओके। सो MD-MS इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम। ओके। पर ये एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो पास करना, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं होता है तो डिफिकल्ट बन जाता है। ओके। अगर आप MD मेडिसिन होते हो then you have the skills to pass the exam. ओके। But as an MBBS without a specialist postgraduate training, आपको एग्जाम के लिए पास करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। मेरे दोस्त है जो लोग MD मेडिसिन नहीं करे हैं, पर उन्होंने MRCP पास कर चुके हैं, तो ये हो सकता है, पर इजी रहेगा अगर आप उसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर चुके हो। ठीक। तो अब ये MRCP फॉर एग्जांपल, अब जो आपका जो रूट था, फॉर एग्जांपल जो MT वाला जो रूट था, तो उससे जब आपने GMC रजिस्ट्रेशन लिया तो उसके बाद आप उसके लिए मतलब कुछ स्पेशल, मतलब जो किस लेवल से फिर आपने वहां पे चीजें, आपकी जो जॉब आपने स्टार्ट की 2000 आप 15-16 में पहुंच गए थे, राइट, यूके में? हाँ, 15। तो आप जो यूके पहुंचे, वो यूके का एक्सपीरियंस फिर क्या, जो आपका जॉब वाला और फर्स्ट जॉब जो आपकी थी और वो सब? ओके, सो मेरा जॉब जो मिला था मुझे एज अ रजिस्ट्रार इन रेस्पिरेटरी एंड जनरल मेडिसिन मिला था। जी सर। वो मेरा सेम, मैं दिल्ली में सेम ही जॉब कर रहा था। मैं दिल्ली में सीनियर रेसिडेंट था और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रार था। सो ऐसा नहीं कि मेरा जॉब का जो ग्रेड है वो नीचे हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जी सर। पर हम लोग इंडिया में जनरल मेडिसिन ट्रेनिंग नहीं करते एज अ पल्मोनरी मेडिसिन ट्रेनिंग। तो वो जो रॉयल कॉलेज जो लोग मेरा स्पॉन्सरशिप किया था, उन्होंने उसको इक्वेट कर दिया था कि उन्होंने देखा कि आपके ट्रेनिंग में ये पॉइंट है, आपके पास क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है, तो एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी मैनेज करने का स्किल आप में है। तो वो लोग मेरा CV देखने के बाद वो लोग बोले थे कि हाँ, यू आर एलिजिबल टू गो एंड वर्क एज अ मेडिकल रजिस्ट्रार। ओके। तो ये इक्वेट कर दिए थे कंपेयरिंग माय इंडियन ट्रेनिंग। तो इसमें मुझे बहुत फायदा मिला। अब मैंने काम स्टार्ट किया था, एक आइल ऑफ वाइट नाम का एक जगह है, वो है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूके। ओके। वो एक सेपरेट आइलैंड है। जी सर। आप यूके मेनलैंड से 40 मिनट्स का फेरी जर्नी होता है। तो आप सी में फेरी जर्नी करने के बाद आप उस आइलैंड में जा सकते हो। ओके। अब उस आइलैंड यूके के हिसाब से वो रिमोट है। ओके। तो मेनलैंड से डॉक्टर वहां ज्यादा जाते नहीं है। ओके। तो क्लियरली वो लोग मुझे ऐसे जगह भेजे जहां रिक्रूटमेंट उनके लिए डिफिकल्ट है। था। पर ये तो आपको समझना होगा कि अगर वो आपके लिए इतना प्रोसेस स्मूथ कर रहे हैं तो उसमें उनका भी कुछ फायदा है। जी जी। तो ये लोग, वो आप जब अप्लाई करोगे तो ये चीज वो लोग आप क्लियर कर देंगे कि हाँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं कि आपका एग्जाम हो रहा है, पर इन रिटर्न हम आपको ऐसे जगह देंगे जहां उनके लिए भी फायदा होना चाहिए। जी सर।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एमटीआई में सिर्फ रिमोट जगह ही जाओगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक सीनियर आए थे एक ही साथ, वो लंदन में पोस्टिंग मिला था उनको। ओके। तो ऐसा नहीं कि आपका जॉब वो लोग डिसाइड करेंगे। आपका जॉब, आप अगर चाहते हो कि मुझे लंदन में जाना है, तो आप लंदन के हॉस्पिटल में इंटरव्यू कीजिए। ओके। और बाकी प्रोसेस ये लोग देख लेंगे। क्योंकि जॉब देता है आपको हॉस्पिटल, एमटीआई आपको जॉब नहीं देता है। सो एमटीआई इंटरव्यू का मतलब यह है कि वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप देंगे वीसा का, ओके। और जीएमसी रजिस्ट्रेशन देंगे, पर जॉब आपको सेपरेटली लेना है। तो वो लोग आपको कुछ जॉब फॉरवर्ड करेंगे जस्ट टू हेल्प यू। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे एक पर्टिकुलर सिटी में जाना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव रहता है वहां पे, जी सर, तो आप अपने हिसाब से आप जॉब ढूंढिए, जॉब इंटरव्यू देने के बाद आप सिक्योर कीजिए, फिर आप उनको एमटीआई टीम को कह सकते हैं कि मुझे जॉब मिल गया है, आप इसको स्पॉन्सरशिप दे दीजिए। ओके। तो इस पूरी स्पॉन्सरशिप का कुछ कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते हैं क्या वो? अब मेरे टाइम तो कोई भी कुछ नहीं करते थे। और मुझे लगता नहीं, मुझे अभी का पता नहीं है, अभी रिसेंट का। अगर वो लोग कुछ ले भी लेते हैं तो वो बहुत ही नॉमिनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फी होने वाला है। ये 5 लाख 6 लाख का पैसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो एमटी रूट है, ये इसकी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत कम लोगों को है। मतलब बिल्कुल, मैंने YouTube वीडियोस देखे हैं, मैंने भी इतने लोगों से मैंने डिस्कस किया है, पर सभी का एक ही चीज होती है, या तो प्लेब या एमआरसीएस एमआरसीपी वगैरह, बस कोई भी इस रूट के बारे में कभी बात करता ही नहीं है। जी एकदम। आप सोचिए, आप अभी आपके पास इतना वीडियोस है, इतना इंफॉर्मेशन है, तब भी ये पता नहीं है लोगों को। जी, तब भी नहीं है जी। अब मैंने जब दिया था तब तो किसी को नहीं पता। जी वही। तो इसलिए मैंने एक एमटीआई के ऊपर मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने लिंक्स भी डाल दिया है कि किस वेबसाइट में जाना है। पर एमटीआई में इन जनरल मुझे जो व्यूअर देख रहे हैं, सर का जो है यूट्यूब चैनल है, जिन पे इन्होंने पूरा सिस्टम वाइज, मतलब हर चीज के ऊपर, आपको यूके के रिलेटेड, अगर आपको यूके में डॉक्टर बन के जाना है, आपको हर चीज के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया। मैंने खुद पर्सनली इनके बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे देखे थे, और उसके बाद ही मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया था। तो आपको वहाँ पे सारी चीजें, जो भी अब सर बात करें वो सारा आपको, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज अगर इंटरव्यू में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम 1-1.5 घंटे के इंटरव्यू में हम सभी चीजों के ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं, हम इसका पूरा डिटेल में नहीं जा सकते। उसको आपको अगर डिटेल में हर चीज को देखना है तो आप सर के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मैं उनकी सारी जो लिंक्स है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, सारी लिंक्स आपको सर के चैनल की मिल जाएगी। जी सर। थैंक यू डॉक्टर दीपक। हाँ, तो एमटीआई एक रूट है। जब मैंने यहाँ पे यूके में आ गया, तब मेरे जब यहाँ पे जान पहचान हुआ, मुझे दिखने में आया कि श्रीलंकन डॉक्टर्स सबसे ज्यादा इस रूट से आते हैं। ओके। मेरे साथ हॉस्पिटल में एक श्रीलंकन डॉक्टर थी, तो उनके कंट्री में एमटीआई बहुत ही कॉमन चीज है। क्योंकि श्रीलंका का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अपने खुद का जी, उसमें 1 साल मिनिमम आपको ओवरसीज में काम करना है। ये उनका खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके। तो इसके लिए they have a very good process, a seamless transfer process, कि डॉक्टर by the time they are in the second last year of their training, वो लोग यूके में आके 1 साल ट्रेनिंग करके वापस जाते थे। ओके ओके। तो अभी मैंने जब लास्ट 3-4 साल में इंडिया से बहुत डॉक्टर आ रहे हैं एमटीआई रूट में। जी जी। मैं जो सब हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वहां पे मैंने मिले हुए हैं इंडियन डॉक्टर, अभी आ रहे हैं एमटीआई से। इवन मेरा जो पल्मोनरी मेडिसिन या फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, इसमें भी कोई डॉक्टर है जो यहाँ पे एमटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़े बहुत
लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट किए हैं जी। और इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है। तो अभी अभी इस रूट की कितनी डिफिकल्टी है, मतलब बाकी रूट के कंपैरिजन में, प्लेब हो गया या फिर एमआरसीपी हो गया, इसके कंपैरिजन में? और इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है कि आपको इतने साल जॉब करना परमानेंट होता है, या उसके बाद ही आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते हो? उसके आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए तब इसका क्या सीन था? ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, जी सर। लेकिन लास्ट 1 साल में, 1 डेढ़ साल में ये बंद हो चुका है क्योंकि कोविड के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके। क्योंकि ये फिजिकल इंटरव्यू होता है इंडिया जाके, तो अभी मैंने लास्ट कोविड के बाद मैंने सुना नहीं कि एमटीआई हो रहा है। ओके ओके, ठीक। पर उसके पहले तक ये कॉम्पिटिटिव ज्यादा नहीं था। ओके। अगर आपका पास एक्सपीरियंस होगा जैसे वो लोग चाहते हैं जी सर। और आप इंटरव्यू क्लियर करते हो इनका, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई एग्जाम तो नहीं है। आप लैब बोलिए या फिर एमआरसीपी बोलिए, वो एक एग्जाम है, तो उसके लिए आपको एमसीक्यू करना है, आपके प्रैक्टिकल करना है। पर ये वैसा नहीं है, इसमें आपको वो लोग आपका ओवरऑल सीवी देखते हैं जी 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 जी। और आपका नॉलेज चेक करते हैं इंटरव्यू में, पर वो एक एग्जाम की तरह नहीं होता है। जी सर। जी सर। अब तो मतलब जॉब के रिलेटेड, जो आपने पहली जॉब की थी उसमें आपको कितने साल जॉब करना पड़ी थी ट्रेनिंग से पहले, जो आप ट्रेनिंग का? हाँ, तो एमटीआई होता है 2 साल का। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीआई का जो वीसा मिलता है उसको कहते हैं टीयर 5 वीसा। ओके। उसमें आप काम तो कर सकते हो, पर वो 2 साल के बाद एक्सटेंडेबल नहीं है। ओके। तो ये लोग आप जब अप्लाई करोगे वो लोग साफ बता देंगे ये चीज। एक है नॉन एक्सटेंडेबल और नंबर 2 है वो आपके रेसिडेंसी के लिए काउंट नहीं होता। इसका मतलब यूके में परमानेंट रेसिडेंसी को कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अगर आप यूके में 5 साल टीयर 2 वीसा में काम कर लेते हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो पीआर के लिए। ओके। पर एमटीआई का टीयर 5 वीसा वो 5 साल में काउंट नहीं होता है। ओके, ठीक। इसका मतलब ये अगर आपका एम है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो एफटीआई बेस्ट रूट नहीं है। ओके। पर मुझे देखिए कि मैं तो लॉन्ग टर्म रह रहा हूं, जी जी पर मैंने एफटीआई की है, जी। तो मेरा प्रॉब्लम यही हुआ कि मुझे वीसा के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। ओके। और नेगेटिव पॉइंट यही है, ऐसा नहीं कि मैं रह ही नहीं सकता, पर नेगेटिव पॉइंट है मुझे वीसा के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक। तो उसके बाद आपने जो जॉब की बात, हाँ हाँ, और एक है जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि एमटीआई का तो 2 साल का स्पॉन्सरशिप है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जीएमसी रजिस्ट्रेशन क्या वो भी 2 साल का ही होता है? ओके। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जीएमसी रजिस्ट्रेशन का कोई लिमिट नहीं होता है। ओके। अगर आप हर साल एनुअल रिटेंशन फी देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। ओके। ओके, तो जॉब मैंने स्टार्ट किया। जॉब तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जी सर। क्योंकि आप कंसल्टेंट के बाद का स्टेप आप ही हो। जी सर। तो आपका खुद का क्लिनिक होगा, आपको ऑन कॉल में आप प्रैक्टिकली मेडिकल टीम का आप हेड हो। ओके। क्योंकि आउट ऑफ आवर्स नाइट ड्यूटी में या फिर वीकेंड में कंसल्टेंट फिजिकली हॉस्पिटल में रहेगा नहीं। ओके। तो सारे डिसीजन मेकिंग समथिंग लाइक कौन सा पेशेंट इमरजेंसी से वार्ड में जाएगा ये भी आपको पूछेगा बेड मैनेजर। ओके। या फिर कार्डियक अरेस्ट टीम का आप लीड रहते हो। ओके। तो कोई भी कार्डियक अरेस्ट होता है हॉस्पिटल में, जी सर। देन यू आर द मेन डिसीजन मेकर। ओके।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और यूके में आके आपको लगेगा कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक आपका कोई भी डिसीजन अगर फैमिली मेंबर चाहे तो 2 साल 4 साल बाद भी चैलेंज कर सकते हैं। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। जी सर। और आप क्या लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी सर। तो काम करते करते एमटीआई मैंने 2 साल कंप्लीट कर ली, और एमटीआई में मैंने हॉस्पिटल चेंज किया था। ओके। मैंने आईएमए फॉर्ट में रह रहा था, फिर 6 साल बाद मेरा शादी हो गया। जी सर। तब जब मैं एज अ फैमिली स्टार्ट कर रहा था, जी सर। तो मेरे वाइफ आने के पहले मैंने मेनलैंड में मूव कर गया, ओके। एक दूसरे हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल मैंने खुद चुना था, ओके। मैंने खुद इंटरव्यू दिया था, और वीजा तो मेरे पास था ही एमटीआई वाला, तो मैंने हॉस्पिटल चेंज कर लिया। जी सर। और मैं उस हॉस्पिटल में करीबन 1 साल 2 महीना था, तो ये करके मेरा 2 साल हो गया। अब जैसा मैंने बताया कि टीयर 5 वीजा 2 साल का ही होता है। तो कमनली जो हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, तो एमटीआई 2 साल के बाद खत्म हो गया मेरा। जी। लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसी हॉस्पिटल मुझे टीयर 2 वीजा दे दिया। ओके। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं साल में एक बार मैं कोलकाता जाता ही हूँ, तो 1 महीने का छुट्टी लेकर। तो मेरा जब वीसा खत्म हो गया, मैंने जस्ट उसके पहले हॉस्पिटल से स्पॉन्सरशिप का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो लेने के बाद मैंने यूके में बैठ के कोलकाता में अप्लाई कर दिया वीजा के लिए। ओके। फिर मैंने कोलकाता पहुंचा, मेरा वीजा इंटरव्यू नेक्स्ट डे था, फिर विद इन 2 वीक्स मुझे नया वाला वीजा मिल गया। तो मेरा जो छुट्टी में मैं जाता हूँ नॉर्मली, उसी छुट्टी के साथ मैंने इसको कोइंसाइड करके मैं फिर 1 महीना बाद आ गया। जॉब तो सेम ही था, आपका कॉन्ट्रैक्ट वो लोग एक्सटेंड कर देंगे। तो ये और जो ये टीयर 2 वीजा है, ये सेम वीजा है ना जो प्लेब के बाद मिलता है लोगों को, जो प्लेब के बाद करते हैं? टीयर 2 वीजा सेम है, यही है यहाँ का स्टैंडर्ड वर्क वीजा। ठीक है। अभी इसको नाम चेंज करके ये लोग बना दिए हेल्थ केयर वीजा। जी जी जी। इसमें उन्होंने बात कर दी है, रूल सेम भी है। जी जी जी। इन्होंने इसकी कुछ फीस वगैरह भी कम कर दी ना हेल्थ केयर वीजा की? अभी फीस तो कम ही है। ओके। प्लस जो लोग यहाँ पे है इस वीजा में, उनका रिन्यूअल भी फ्री हो रहा था। ओके। कोविड के लिए। जी जी जी। और सबसे अच्छा जो है, यहाँ वीजा के साथ आपको एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, एक सेपरेट हेल्थ केयर के लिए एक पैसा देना पड़ता है। जी जी जी। वो अराउंड 400 पाउंड पर पर्सन है। जी जी। वो अभी वेव ऑफ हो गया है कोविड के लिए। जी जी। तो अभी लास्ट 1-1.5 साल में जो लोग आए हैं, उनको बहुत ही बचत हुई है इसके लिए। जी। तो आपका मतलब जब आप ये फिर टीयर 2 वीजा लेके आप जब गए, तो आप 2015 में गए थे, फिर आपने 2 साल एमटी के अंडर काम किया, फिर आपने टीयर 2 वीजा लेके उसी हॉस्पिटल में कंटिन्यू किया, फिर आप जब अब उसके बाद आपने कितने टाइम उस हॉस्पिटल में कंटिन्यू किया जब आप ट्रेनिंग के लिए जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया? अब उस ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या था, और उसके लिए आपको जो एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह क्या सिस्टम था? हाँ, तो मैंने उसी हॉस्पिटल में 2019 तक कंटिन्यू किया। ओके। और उसी हॉस्पिटल से मुझे ट्रेनिंग मिला और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैंने इंडिया में एमडी कर चुका हूं, मैंने यहाँ पे 2-3 साल काम कर लिया यूके में, तो ट्रेनिंग क्या मेरे लिए सही है, या फिर कुछ ऑल्टरनेट रूट भी हो सकता है कंसल्टेंट बनने के लिए? जी सर। तो वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं भी पहले जब मैंने 2017 या फिर 2015 में मैंने ट्रेनिंग के बारे में सोचा नहीं था सीरियसली। मैंने एमआरसी भी तो पास कर लिया था उसी हिसाब में, उसी दौरान, पर मैंने ट्रेनिंग के बारे में उतना सीरियसली सोचा नहीं था।
मैं सोच रहा था कि हाँ, मैं अच्छा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, सेटल हो चुका हूँ, और लगता है कि चलो वापस जाएंगे इंडिया में भी, वहां जाके कंसल्टेंट बन जाएंगे, ये एक तो रहता ही है। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग के लिए बाई बिफोर 2018 मैंने ट्रेनिंग के लिए उतना सीरियसली सोचा नहीं था। पर फिर मुझे लगा कि ऑल्टरनेट रूट है, उसको कहते हैं CESR, कंसल्टेंट बनने के लिए। उसमें आपका बहुत अनसर्टेनिटी रहता है। आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा GMC के पास विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओवर 4-5 years। तो उतना डॉक्यूमेंट, उतना एविडेंस निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रेनिंग में घुस जाते हैं। तो ट्रेनिंग में एक फायदा यह है कि अगर आप घुस जाते हो, सिमिलर टू MD या फिर इंडिया में जो कोई भी ट्रेनिंग, धीरे धीरे सिस्टमैटिकली आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कंसल्टेंट बनना एश्योर है। तो इसीलिए मैंने तब 2018 के बाद मैंने सीरियसली ट्रेनिंग का को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे ट्रेनिंग मिल गया। मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में ऑल ओवर द कंट्री मेरा 8 रैंक आया था। तो उसके बाद मुझे नॉर्थ ईस्ट में रहना था, तो मैं अपने हिसाब से अच्छा हॉस्पिटल या फिर रीजन में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो आपने इस ट्रेनिंग के लिए जो आपने स्टार्ट करी, इसके लिए आपने MRCS एग्जाम दिया था? MRCP फिजिशियन हूं मैं, तो MRCP MRCS सर्जन। तो जो फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन, ये अंडर मेडिसिन के अंडर ट्रेनिंग ही आता है ना? मेडिसिन के अंदर ही आता है, हाँ। तो इसमें जो ट्रेनिंग पाथवे है उसके लिए आप मतलब किस किस रूट से आप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं? MRCP, फिर इंटरव्यू देना होता होगा? ट्रेनिंग यहाँ पे इंटरव्यू होता है और एक आपके एप्लीकेशन का एक स्कोरिंग होता है। तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड असेसमेंट होता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे। एक तो आपका नॉलेज, मतलब आपका एग्जाम MRCP। नेक्स्ट देखेंगे आपने कैसे कैसे जॉब किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और आपने सिर्फ जेरियाट्रिक मेडिसिन का जॉब किया हुए है, तो वो आपके CV से अच्छे से जाता नहीं है। तो एक यहाँ पे एक हेडिंग होता है कमिटमेंट टू स्पेशलिटी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है उसके। तो ये लोग देखेंगे कि कैसे आपने इस ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर किया है अपने आप को। फिर सेपरेट मार्क्स होगा रिसर्च, कितना पब्लिकेशन है आपके पास, और एक हेडिंग है प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन। आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सबके लिए सेपरेट मार्किंग सिस्टम है। आपके पास कुछ पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड या फिर प्राइजेस है, उसके लिए भी मार्क्स है। तो एक बहुत ही होलिस्टिक असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, सबके लिए आपको मार्क्स मिलेगा। ये एक स्कोरिंग होता है, इसके हिसाब से वो लोग बोलेंगे प्री इंटरव्यू स्कोरिंग, एक शॉर्ट लिस्ट होगा। अगर आपका CV अच्छा है तो आपको शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर वो लोग इंटरव्यू में बुलाएंगे। अब इंटरव्यू में भी मार्क्स है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्कोर इन द इंटरव्यू, आपका नेशनल रैंक आएगा। तो यहाँ का जो एप्लीकेशन है ये ऑल ओवर UK नेशनल ओपन टू एवरीवन होता है। तो आपको बाय कंपटीशन जैसे रैंक आएगा वैसे आपको रीजन मिलेगा, सीट्स मिलेगा। तो अब उसके बाद आपको मिल गई, मतलब आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया। अब आपका जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो कितने साल का है और कितने साल उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होगा, और जब आप कंसल्टेंट लेवल तक पहुंचेंगे तो इनमें टोटल कितना साल अब लग जाएगा, मतलब और आप कब से कर रहे हैं? हाँ,
अब मैंने 2019 अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मेरा ट्रेनिंग खत्म होने वाला है 2024 अप्रैल में। जी जी। टोटल 60 मंथ्स या फिर 5 साल। 5 साल। तो इसके बाद मुझे सीसीटी मिल जाएगा और मैं स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बन सकूंगा तब। लेकिन अभी लास्ट ईयर यहाँ पे मेडिसिन ट्रेनिंग चेंज हुआ है। तो जो लोग आपके व्यूअर्स हैं, अभी का पैटर्न ये है कि एमबीबीएस, उसके बाद लैब, फिर आप यहाँ पे आइदर फाउंडेशन ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव हिसाब से फाउंडेशन ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट आपको लाना है यहाँ पे। फाउंडेशन ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप यहाँ का। जी जी। F1 यहाँ फाउंडेशन यहाँ फाउंडेशन ट्रेनिंग 2 साल का होता है। 1 साल इंटर्नशिप की तरह होता है, आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर सेकेंड ईयर यहाँ कहते हैं F2 ईयर और फाउंडेशन ईयर 2, तब आप एक हाउस स्टाफ की तरह काम करते हो जी सर। और दोनों साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट होते हो तो आप लैब के बाद आइदर आप फाउंडेशन ट्रेनिंग ईयर 2 में आ सकते हो। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है वो मिलना। अगर आप फाउंडेशन ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली आके एक हॉस्पिटल में F2 ग्रेड या फिर SHO ग्रेड जॉब में स्टार्ट कर सकते हो जी। वो नॉन ट्रेनिंग जॉब होगा, पर वो करते करते एक फॉर्म होता है, उसको कहते हैं क्रेस्ट फॉर्म। अगर आपका कंसल्टेंट वो क्रेस्ट फॉर्म साइन कर देता है जी, तो यू आर इक्विवेलेंट टू एन F2 इक्विवेलेंट डॉक्टर। ओके। और सारे स्पेशलिटी ट्रेनिंग F2 से स्टार्ट होता है। आपको साइकियाट्री करना है तो आफ्टर F2 क्रेस्ट फॉर्म के साथ आपको साइकियाट्री में अप्लाई करना है जी। आपको सर्जन बनना है, आप ST1 जनरल सर्जन में अभी अप्लाई करना होगा। आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है तो अभी अप्लाई करना पड़ेगा। मेडिसिन के लिए आपको IMT ट्रेनिंग में अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग। वो 3 साल का ट्रेनिंग है और 3 साल के बाद आपको MRCP कंप्लीट करना है और आफ्टर 3 years you can apply for higher specialty training। वो 3 year CT1, CT2, CT3 होता है ना? अभी उसको IMT1, 2, 3 IMT1, IMT2, IMT3 ठीक है ठीक है। उसके बाद MRCP लेना है within those 3 years। तो end of IMT3 आपको MRCP कंप्लीट करना है। ओके ठीक है। तो उसके बाद और फिर से आपको ट्रेनिंग एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नेशनलाइज्ड प्रोसेस होगा। उसमें आपका रैंक जैसे आएगा आपको हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग मिलने वाला है। फॉर मोस्ट स्पेशलिटीज दिस इज 4 years ऑफ ट्रेनिंग। कार्डियोलॉजी अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 साल ट्रेनिंग देंगे, उन्होंने 4 years में उन्होंने माना नहीं है। तो कार्डियोलॉजी के लिए 3+5 हो जाएगा। पर मोस्ट मेडिकल स्पेशलिटी 3+4। अब IMT के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशलिटी करना है, फॉर एग्जांपल डर्माटोलॉजी या फिर एलर्जी, इम्यूनोलॉजी, तो कुछ स्पेशलिटी में उतना ज्यादा मेडिकल ट्रेनिंग नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्किन स्पेशलिस्ट बनना है तो उतना 3 साल का मेडिकल ट्रेनिंग आपको नहीं चाहिए। तो वो लोग 2 साल का IMT के बाद वो लोग अपने स्पेशलिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, पर ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्पेशलिटी। एक है ग्रुप 1 स्पेशलिटी जिसमें आप जनरल मेडिसिन का CCT मिलेगा। तो इसमें जैसे मेरा रेस्पिरेटरी प्लस जनरल मेडिसिन
मुझे डुअल सीसीटी मिलेगा, 2 सीसीटी। ओके, तो सीसीटी रेस्पिरेटरी, सीसीटी मतलब आपका डिग्री, यहाँ का सीसीटी मतलब इंडिया का जैसे डीएम है, ओके, यहाँ पे सीसीटी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे दोनों सीसीटी मिलेगा, एक मिलेगा रेस्पिरेटरी में और एक मिलेगा जनरल मेडिसिन में। ठीक, तो ये जो सब्जेक्ट लाइक कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्रीन, एल्डरली मेडिसिन, इसमें आपको डुअल मिलेगा। ठीक है, और भी है पर रफली ये जी सारे। जी, और जो सब्जेक्ट में उतना ज्यादा मेडिकल ट्रेनिंग नहीं लगता है, डर्मेटोलॉजी, उसमें आपको 2 साल आईएमटी और 4 इयर्स स्पेशलिटी ट्रेनिंग। मतलब उन डिपार्टमेंट में वो 6 साल में एज अ कंसल्टेंट लेवल पे पहुंच सकते हैं, और इनमें अगर आप हाँ, बाकी में जा रहे हो तो इनमें आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे कंसल्टेंट लेवल पे। 7 साल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मतलब आपका लगभग लगभग ट्रेनिंग आधी 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 ट्रेनिंग अप्रोक्स आपकी हो चुकी है। हो चुकी है, हाँ। हाँ, तो आपका अभी तक का क्या मतलब, आपकी एक आपकी पहले नॉन ट्रेनिंग जॉब थी, आपने 2-3 साल आपने नॉन ट्रेनिंग जॉब करी, अब आप ट्रेनिंग जॉब कर रहे हैं, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब एज अ वर्क, एज अ सैलरी बेस्ड, और क्या डिफरेंस लगा? मुझे लगता है अगर आप नॉन ट्रेनिंग जब अच्छे हॉस्पिटल में चूज करके करते हो तो उसमें ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ट्रेनिंग का यहाँ जो स्ट्रक्चर है, फॉर योर व्यूअर्स, आप यहाँ इंडिया में आप ट्रेनिंग अगर आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल एमडी मिला एम्स में, तो आप 3 साल एम्स में रहोगे। पर यूके का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है हॉस्पिटल में नहीं, एक रीजन में। मेरा रीजन है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे मैं हर साल एक डिफरेंट हॉस्पिटल में रोटेशन होगा मेरा। ओके, अब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यही है कि 2 या 3 साल आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करना है, 1 या 2 साल एक टीचिंग हॉस्पिटल में जाना है, और 1 साल एक यूनिवर्सिटी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करना है। ओके, ओके, आप दिल्ली के हिसाब में सोचेंगे, आप 1 साल एम्स में काम करते हो, आप 1 साल सफदरजंग में काम करते हो, और आप 1 साल एक फॉर एग्जांपल दिल्ली में या फिर हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते हो। हाँ, तो यहाँ का ट्रेनिंग आप रोटेट करते हो, ओके, आप एक हॉस्पिटल में नहीं रहते। अगर आप नॉन ट्रेनिंग जॉब करते हो तो ये सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मैं अगर चाहूं तो मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब 5 साल 10 साल कर सकता हूं। पर ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको सब कुछ का एक्सपीरियंस देना हो, ये लोग देंगे। क्योंकि ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग के बाद आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, या फिर आप एक चीज में भी काम कर सकते हो। तो यू आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। पर नॉन ट्रेनिंग जॉब का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। नॉन ट्रेनिंग जॉब में कभी कभी आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, पर वो सर्टिफाइड नहीं होता, बस ये है, वो सर्टिफाइड नहीं होता है एकदम। वही डिफरेंस है। जी जी जी। तो अगर आपको सुनने में लगेगा कि नॉन ट्रेनिंग मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नॉन ट्रेनिंग मतलब आपका वो ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड नहीं है। तो दोनों में जो आपने पहले फॉर एग्जांपल आपने पहले रजिस्ट्रार लेवल पे आपने नॉन ट्रेनिंग जॉब की थी, तो आई थिंक जो आपने ट्रेनिंग वाली जॉब उससे नीचे थी या उसके इक्वलिटी थी? इक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में अगर आप कंसल्टेंट हो तो कंसल्टेंट, ओके, उसके बाद रजिस्ट्रार। ओके, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कैसा रजिस्ट्रार हो। ओके, तो दोनों में सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम, साल में 4-5 हजार पाउंड का साल में। टैक्स के बाद महीने में आ जाता है 50-100 पाउंड का डिफरेंस, तो नेग्लिजिबल।
तो ओके ओके, मतलब ये सारा चीजें होके ये हमारा मतलब लगभग लगभग मतलब हमने बहुत ही अच्छे डिटेल में लगभग पूरा एक ट्रेनिंग पाते हो तो हमने लगभग पूरा कर लिया है सारी हमने चीजें। एक छोटा सा इसमें मैं ये जानना बाकी रह गया था कि जो आपको एक जीएमसी सर्टिफिकेट मिला था, फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्टूडेंट इंडिया पाकिस्तान है जो भी एशियन कंट्रीज है जो लैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे हाँ पहले जो चीज माइंड में आती है वो आता है कि भाई पैसा, क्योंकि प्लेब रूट से आपका मिनिमम जो है 6-7 लाख का खर्चा तो है मिनिमम। आपको जब 6 लाख 5 to 6। आप जी आपका जब जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिला था तब आपका कितना एक्सपेंस हुआ था समय का? तो मेरा जीएमसी के लिए लगा था 400 पाउंड, 40,000 के आसपास। आईएल्स के लिए 10,000 ऐसा कुछ था, बस वही लगा था। मतलब आपका और फ्लाइट टिकट मान लो बस, उसके अलावा तो आपका मतलब बहुत फ्लाइट टिकट, हाँ फ्लाइट टिकट उसके बाद, हाँ मतलब आपका लगभग 1 से 1.5 लाख में लगभग सब कुछ हो चुका, जीएमसी रजिस्ट्रेशन आपको मिल हो गया गया था। वीसा फी था मेरा, वो मैंने बोल किया। जी। वीसा फी था वीजा बीस फी, हजार के आसपास वीसा, हाँ मतलब वही 1,50,000 मतलब इवन जो लोग प्लेब रूट उसमें हो गया। एमआरसीपी जितने भी रूट चाहते हैं उनको तो बहुत ज्यादा महंगे रूट है, उनमें तो बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल बहुत कम में हो गया था। तो आप जब आप फॉर एग्जांपल आज आप ट्रेनिंग में हैं, आप इतने अभी आप फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, आपको अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे एज अ एमबीबीएस के बाद आ रहे हैं या जो एमडीएमएस जिन्होंने किया है, तो अभी ये आप ये जो एमटी वाला रूट उनको सजेस्ट करें, मतलब अभी फिलहाल आपने बोला कि अभी तो वो चल नहीं रहा है, बंद है, पर इनकेस अगर वो नेक्स्ट ईयर से चालू होता है वापिस, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा रूट ज्यादा बेटर है जो एमबीबीएस के लिए और उसके लिए एमडीएमएस के लिए और बाकी को? एमबीबीएस के लिए विदाउट डाउट प्लैब, प्लेब इज बेस्ट। प्लैब इज बेस्ट। अगर आपने एमडी एमएस कर चुके हैं तो आप एमटीआई सोच सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, यहाँ पे कंसल्टेंट बनना है, तो मोस्ट प्रेफरेबल रूट होगा रॉयल कॉलेज एग्जाम से आइए। उस एग्जाम को कुछ स्पेशली कुछ बोलते हैं क्या? रॉयल कॉलेज एग्जाम आपके स्पेशलिटी के ऊपर है। एमआरसीपी फॉर मेडिसिन, एमआरसीएस फॉर सर्जरी, एमआरसीपी वगैरह यही बोलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है यही बोलते हैं। हाँ, ओके। तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आप रॉयल कॉलेज का एग्जाम दे के आइए। ओके। उसमें फायदा यही है कि आपका जो वीसा है वो फ्रॉम डे 1 इज काउंटेड फॉर योर आईएलआर। ओके ओके। तो आपका अभी उसका आईएलआर का क्या स्टेटस है? मेरा पहले 2 साल आईएलआर के लिए काउंट नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो इसीलिए मुझे 7 साल यहाँ पे रहना है, तब मेरा आईएलआर होगा। ठीक है। तो लगभग लगभग हमने ये सारी चीजें कर ली। आप जो एक मुझे थोड़ा सा आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है अभी तक का, जो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा प्लेब या कोई वाला जिसमें अगर वो सैलरी डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर एशियन कंट्री से अगर डॉक्टर्स अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एक रीजन ही सैलरी है, क्योंकि इंडिया में भी आपने भी ट्रेनिंग करी है एमडीएमएस की, हम भी जब अभी फिलहाल में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पीजी कर रहे हैं एमडीएम वगैरह उनकी हम सिचुएशन देखते हैं कि वो कितना काम करते हैं, मतलब वो आई थिंक वो इंडियन हेल्थ केयर की बैकबोन है, फिर भी मतलब उसके बाद उनकी सैलरी देखो आप बिल्कुल एक कुछ भी नहीं है, और वो काम इतना 15 आवर 17 आवर कर रहे हैं। तो वहां का मतलब सैलरी स्ट्रक्चर और FY2 से लेके जो एक नॉन ट्रेनिंग जॉब होती है और FY2 और फिर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग, एक थोड़ा सा ब्रीफ में कि इन हैंड कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सैलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी न्यू कंट्री में जा रहे हो, आपको ये तो कैलकुलेट करना ही होगा कितना आएगा। अब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रार ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, मेरा सैलरी बाकी जो फ्रेश एमबीबीएस है उनसे ज्यादा हुआ था। बिल्कुल। पर मेरे वाइफ वो एमबीबीएस के बाद यहाँ पे आई है। ओके। तो उन्होंने प्लैब दी है। ओके। और प्लैब के बाद उन्होंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की है। तो मुझे डिफरेंस पता है कैसे होता है। तो अब सैलरी एग्जैक्ट कितना आएगा ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपका रोटा कैसा है, आप कितना अनसोशल आवर्स काम करते हो। जी जी जी। अनसोशल मतलब वीकेंड्स, नाइट्स।
तो इसके ऊपर आप सैलरी का सप्लीमेंट होता है जी। तो अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो एज अ फ्रेश प्लैब, फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट एंड प्लैब, तो आपको अराउंड 3000 के आसपास आपके महीने में आ जाएगा आपके अकाउंट में, आफ्टर टैक्स 2800 to 3000। जी जी जी, ओके। पर आपको ये समझना है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का रोटा बहुत ही क्रूएल होता है। आप कभी कभी रात 11 बजे आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा, सुबह 7-8 बजे तक चलेगा। तो हाँ, पैसा तो है, पर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगा इसमें। तो मेरे वाइफ ने 1 साल इमरजेंसी मेडिसिन में काम की, तो उनका सैलरी कभी कभी मेरे आसपास ही आ जाता था, अगर 1-2 लोकम करने के बाद। अच्छा। तो लेकिन वो अगर आप कर सकते हो ठीक है। देखिए, आप 25-30 इयर्स एज का होगा तो ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, पर ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, मेरे वाइफ अभी 9 to 5 जॉब करती है विदाउट एनी ऑन कॉल्स, तो इसमें आपको अराउंड 2500 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जॉब ज्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये प्योरली 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे जॉब है। ओके। कोई भी वीकेंड नहीं, कोई भी ऑन कॉल नहीं। ठीक है। तो ये अच्छा है अगर आप फैमिली के लिए टाइम निकलना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा जॉब है। तो दोनों चीज, एक है आपका रोटा कैसा होगा, आप ऑन कॉल कैसे कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ 9 to 5 जॉब चाहिए। तो रफली 2500 to 3000 for a fresh graduate who are working as an F2 or an SHO। तो जी, रजिस्ट्रार ट्रेनिंग में आप जाते हो तो ST3 जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे आपको इन हैंड 3500 मिलता है। 3500 3600 ऐसा। और ये बाय द एंड ऑफ ट्रेनिंग ये 4000 के थोड़ा ऊपर तक जाएगा। पर प्रॉब्लम यहां पर जो है, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, मोर देन 50,000 पर एनम, तो आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम करते हो तो उसका 60% HMRC जो यहाँ का टैक्स है डिपार्टमेंट, वो लोग ले लेता है। तो अगर मैं एक लोकम शिफ्ट करता हूं, मेरा टेक होम पे कभी कभी मेरे वाइफ से कम होता है, क्योंकि उसका टैक्स ब्रैकेट मुझसे डिफरेंट है। तो वो अगर एक एक्स्ट्रा करती है तो उसको इन हैंड पैसा ज्यादा मिलता है। मेरा रेट ज्यादा है, लेकिन मेरा टैक्स भी बहुत ज्यादा है। तो आप रफली स्पीकिंग यहाँ पे 3000 के आसपास अगर आप कमाते हो तो एक फैमिली के लिए काफी है। ओके। आप अगर हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है तो आप महीने में 1500 पाउंड में आराम से गुजारा कर सकते हो। ओके। अगर अकेला इंसान अगर रहना चाह रहा है तो क्या वो जो 3000 पाउंड है उसमें से अराउंड 1000 या 1200 पाउंड के अराउंड अगर वो घर भेज सकता है वहां से? अगर आप अकेला हो, मैं जब आया था, मैं हॉस्पिटल एकोमोडेशन में रहता था। ओके। वो बहुत यूजुअली सब्सिडाइज होता है। ओके। मेरा महीने में एक्सपेंस था 800 पाउंड, सब कुछ मिला के। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में रहता था, मेरा गाड़ी का भी कुछ चाहिए नहीं था, मेरा गाड़ी भी नहीं था। जी जी जी। मैं घर से निकलता था, सामने मेरा हॉस्पिटल, 2 मिनट वॉकिंग। जी जी। मैं एक ही बार हफ्ते में बाहर जाता था वो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, वो भी आप चल के 20 मिनट आप वॉकिंग जाके मैं जाता था, लेता था, हफ्ते में 1 दिन हो जाता था मेरा। तो 800 पाउंड में मैं आराम से गुजार कर लेता था, क्योंकि मुझे कुछ बिल्स देना नहीं था। मेरे एक घर था, मेरे अपना एक कमरा था, किचन था, टॉयलेट था, बस काफी था। तो अगर आप अकेला हो तो आप बहुत ही कम खर्चे में आप यहाँ पे गुजारा कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो
तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पर अगर आप लंदन में अगर आप फ्लैट नहीं लेते हो, आप लंदन में 2 बेडरूम फ्लैट 2000 पाउंड से ऊपर लगेगा, बिटवीन 1800 टू 2000 पाउंड पर मंथ। अगर आपका इनकम ही है 2500, तो आप लंदन में उससे नहीं होगा। तो इसलिए लंदन में एक बहुत कॉमन चीज है कि आप शेयर करते हो फ्लैट। तो यहाँ का जो लोकल ग्रेजुएट्स वो लोग F1 जब करते हैं तो ऐसे ही रहते हैं वो लोग। एक हाउस ले ली 1000 पाउंड के लिए, 3 बेडरूम हाउस, 4 बेडरूम हाउस, और 4 बंदे जो लोग एक ही साथ काम करते हैं उसमें शेयर में चले गए, तो महीने में 400-500 पाउंड में इंक्लूडिंग बिल्स आ जाता है। ओके, तो ये सब आप कर सकते हो। पर आप फैमिली में लेके आते हो तो ये नहीं होगा, आपको अपना खुद का एक फ्लैट, घर, कुछ भी एक चाहिए। तो ये सब कंसिडरेशन रहना पड़ेगा। जी जी जी, मतलब वो इन हैंड अगर अकेला बंदा जाता है तो इजीली इंडिया अगर उसको पैसा भेजना है अपनी फैमिली को तो 1200 पाउंड की समथिंग मंथली मिनिमम आराम से भेज पाएगा अगर वो अकेला रह रहा है तो। 1200 तो पॉसिबल ही है, हाँ बिल्कुल। जी जी, अगर आप 1000 एक्सपेंस, आपको 2500 अगर मिलता है, आप उसमें 1200 एक्सपेंस, तो बाकी 1200-1300 आराम से आपको हो जाएगा। और उसमें भी मतलब जो वो 1200 भी हम कर रहे हैं उसमें भी कोई मतलब ऐसी हम कोई मतलब बुरी लाइफ नहीं जी रहे हैं, मतलब अच्छी लाइफ में ही 1200 में हम रह रहे हैं। जी जी जी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, एक 2 बेडरूम फ्लैट यहाँ पे आपको 600-700 पाउंड में मिल जाएगा अपने अपने। सो आप आराम से 700 अगर आप फ्लैट में देते हो, बिल्स मिला के 1000 में आ जाएगा। फूड कॉस्ट यहाँ पे कम होता है अगर आप खुद खाना बनाते हो। अगर आप खरीद के खाते हो, एक कॉफी, कोस्टा का कॉफी 2.5 to 3 पाउंड। अगर आप कॉफी घर पे खरीदते हो, वो कॉफी का जो नेस्कैफे वाला, आप 2.5 पाउंड में आप गोटा आप 2.5 पाउंड में पूरा कॉफी खरीद सकते हो, जो आपको 2 महीने चलेगा। तो आप डिफरेंस देखिए। अगर आप खुद से खाना बनाएंगे, खुद का टिफिन खुद बनाएंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ ईटिंग जो होता है ना, मेरे वाइफ दोनों हम मिला के हम लोग 200 पाउंड में सब कुछ हम लोग हो जाता है, हम लोग खाना वाना सब कुछ मिला के। मतलब तो कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं। बाहर कंट्री में अगर जा रहे हैं तो आपको खुद को मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मतलब लोगों को एक लेविश लाइफ दिखती है पर उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा होता है, वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग हमने सैलरी का भी लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने यूके का ही क्यों सोचा था, मतलब और भी ऑप्शन होंगे? यूके मैंने वैसे पहले कभी सोचा नहीं था। MTI फेलोशिप मुझे जब जानने में आया, इसीलिए मैंने देखा कि देखो इसमें कुछ एग्जाम देना नहीं है, कुछ पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। तब दिल्ली में तो आप जो कमा लेते हो महीने में, मेरा 1-2 महीने का जो इनकम होता था उसमें मेरा पूरा सब कुछ हो गया, जो पूरा प्रोसेस का वीजा सब कुछ मिला के। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी पाथवे है, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। मैंने दिसंबर में अप्लाई किया, मैंने बाय जून मेरा जॉब स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैंने यूके आया। अगर मुझे अपने आप खुद को एग्जाम देना था, तब शायद मैं बाकी कंट्री भी सोचता, पर ये MTI के लिए मुझे यूके में ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगा। जी जी, तो ये भी हमने बात कर ली, सिटीजनशिप हमने ऑलरेडी बात कर ली। मेन जो ये एक छोटा सा ब्रीफ में कि जो ये सारे जो एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल MRCP, MRCS, FRCP, FRCS, तो ये एक थोड़ा सा इनका ब्रीफ में अगर आप मुझे बता सके तो। अच्छा, MRCP एग्जाम 3 स्टेप्स में होते हैं, तीनों स्टेप इंडिया में होते हैं। तो आपको ट्रैवल कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है यूके आने के लिए। कोलकाता में मुझे पता है कि तीनों स्टेप्स होते हैं। आप शायद बेंगलुरु, हैदराबाद, इनमें भी स्टेप्स अभी हो रहे हैं। केरला में, कोची में सारे स्टेप्स होते हैं। इवन वहां पे उनका ट्रेनिंग भी है। अगर आप
फ्लैप, अगर आप MRCP पार्ट 3 या फिर पेसेस जो है उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके उसी हॉस्पिटल में आपका कोचिंग प्रोग्राम भी होता है। तो आप तीनों एग्जाम इंडिया में दे सकते हो। हर एक एग्जाम का कॉस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 अराउंड 60,000 है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो। रफली अराउंड 60-65,000। और जो पेसेस एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम, उसका 1 लाख के आसपास, थोड़ा ज्यादा होगा पर 1 लाख के ऊपर। ओके। आप पेसेस के लिए आपको कोचिंग डेफिनेटली करना होगा। अब उस कोचिंग का भी आपको 1 लाख 1.5 लाख वो भी आपको कॉस्ट में पकड़ के रखना है, क्योंकि वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सब मिला के आपको शायद 4 लाख के आसपास जैसे एग्जाम के लिए हो जाएगा। और आपको MRCP पार्ट 1 पार्ट 2 का कोचिंग यूजुअली आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि ये एग्जाम मेनली MCQ एग्जाम्स है। तो क्वेश्चन बैंक आप ज्यादा खर्चा नहीं होता, 10-15 हजार में हर एक एग्जाम के लिए हो जाएगा। अगर आपका कोई व्यूअर MRCP के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे एक वीडियो है MRCP के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल में क्या क्या कोचिंग चाहिए, क्या क्या एग्जाम चाहिए, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पास्ट टेस्ट नाम का एक कंपनी है, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, मैंने उनका एक डिस्काउंट कोड भी मेरे वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई अगर अभी विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देना चाहते हैं तो वो उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर दूंगा, मैंने कमेंट में डाल देंगे, मैं जाके आपके उस पे कमेंट में डाल दूंगा। तो MRCS एग्जाम दोनों स्टेप्स होते हैं। तो उसका स्टेप 1 है MCQs, स्टेप 2 में प्रैक्टिकल्स। तो क्योंकि ये 2 स्टेप है, उसका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू MRCP में 3 स्टेप है, MRCS में 2 स्टेप। 2 स्टेप है, हाँ। ठीक। MRCS भी इंडिया में होता है, तो आपको यूके आना नहीं पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। और FRCP ये कोई एग्जाम का डिग्री नहीं है, ये एक ऑनररी टाइटल है, जो कोई भी MRCP आफ्टर 5 years ऑफ बीइंग अ मेंबर इसको अप्लाई कर सकता है। ओके। ये कोई डिग्री नहीं है। ओके। मतलब ये उसके बाद ही हो सकता है, MRCS MRCP करने के बाद ही FRCS FRCP हो सकता है, या मतलब एज अ कंसल्टेंट लेवल पहुंचने के बाद लगभग। तो FRCP जैसा मैंने बताया कोई डिग्री नहीं है, इसको लेकर आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते। ये एक ऑनररी टाइटल है प्रोवाइडेड बाय द रॉयल कॉलेज। अगर आप एज अ मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज 5 साल एक्टिवली कुछ काम करते हो या फिर अपने हॉस्पिटल में कुछ अच्छा लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो ये एक ऑनररी टाइटल है FRCP। ओके। इसके लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता, इसके लिए आपका करियर प्रोग्रेशन नहीं होने वाला है कोई। ओके। ये एक ऑनररी टाइटल है, मतलब एक CV में एक ऐड हो जाएगा पॉइंट, बस ये CV में ऐड हो जाएगा, हाँ। पर इसको देखकर कोई आपको कंसल्टेंट पोस्ट नहीं देने वाला है। ओके। ठीक। अब FRCS डिफरेंट है। FRCS मतलब कोई भी यूके ग्रेजुएट जिसने यूके का ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, सर्जिकल ट्रेनिंग यूजुअली 7 या 8 साल का होता है। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा 1 या 2 साल एक्स्ट्रा फेलोशिप भी कर लेते हैं। तो अगर आप सर्जिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो यूके में, उसके बाद एक एग्जिट एग्जाम होता है, जैसे MD फाइनल एग्जाम, MS फाइनल एग्जाम, वैसे एक एग्जिट एग्जाम होता है, उसको कहते हैं FRCS। ओके। तो FRCS एग्जाम अगर आप पास करते हो तो आप कंसल्टेंट बन सकते हो। ओके। और सिर्फ एग्जाम काफी नहीं है, क्योंकि FRCS एग्जाम कोई इंडिया से आके भी दे सकता है।
ओके। तो एफआरसीएस होगा तो आप कंसल्टेंट डेफिनेटली बनोगे, ऐसा नहीं है। आप एफआरसीएस अगर पाते हो और आप सीसीटी भी मिलता है, तभी आप कंसल्टेंट बन सकते हो। सर्जरी वाले में? तो वो एक एग्जाम है, पर एफआरसीपी एग्जाम नहीं है। ओके, तो ये सर्जरी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ, और एफआरसीएस सिर्फ और सर्जरी ट्रेनिंग के लिए। अगर सर्जरी में अगर आपको कंसल्टेंट बनना है तो आपको एफआरसीएस तो देना ही होगा? देना ही होगा, कंपलसरी है। पर ये मेडिसिन और बाकी ट्रेनिंग के लिए नहीं है, उसमें फिर आपको कोई ऐसा एग्जाम? मेडिसिन में एक एग्जाम होता है, उसको कहते हैं एससीई, स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्जाम। तो वो आप ड्यूरिंग 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग आप ले सकते हो। यूजुअली वो लोग कहते हैं कि ST5 to ST7 टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग। पर वो एक एमसीक्यू एग्जाम होता है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। ओके ओके, ठीक है। एक छोटा सा ये था कि जो ये इंडिया में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं एमबीबीएस के बाद, फॉर एग्जांपल 2-2 साल के बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनको कुछ सीपीएस ऐसा करके कुछ बहुत सारे स्टेट में है। तो अगर कोई वो एमबीबीएस के बाद फॉर एग्जांपल किसी ने मेडिसिन में या इमरजेंसी मेडिसिन में या किसी में अगर उसने गायना में ऐसे अगर उसने डिप्लोमा कोर्स किया है, तो फिर उसके बाद उसको एमआरसीएस रूट से जाना ज्यादा बेटर है? हाँ, 2 साल ट्रेनिंग के बाद आप आइदर आप एमटीआई सोच सकते हो, पर वो लोग शायद एमडी को प्रेफर करेंगे रादर देन 2 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। ओके, पर वो एक पॉसिबल, आप ईमेल करके देख सकते हैं। एमआरसीपी के लिए कर सकते हैं? एमआरसीपी आप अप्लाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। ठीक है ठीक है। तो लगभग हमने बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजों का हमारा लगभग अब पढ़ाई से रिलेटेड हमारी लगभग सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा लंबे डिस्कशन कर लिया है। तो लगभग हमारा ये सब हो चुका है। थोड़ा सा इन जनरल अगर हम यूके की लाइफ के बारे में अगर बात करें, तो आपने अभी तक मतलब आप आपको लगभग 6 साल लगभग हो चुके हैं यूके में। तो 6-7 साल आपको अभी तक आपके एक्सपीरियंस से मतलब आपको क्या वहाँ का अच्छा लगा, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, क्या कुछ आपको ऐसा है जो आप परेशान हुए या आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए, अच्छा जो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एशियन एंड इंडियन कम्युनिटी है। तो आप खाना को छोड़ के इवन खाने के बारे में भी आप यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैं कोलकाता से हूँ, मैं बंगाली हूँ, हमें स्वीट्स चाहिए, मिठाई हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे रसगुल्ला भी मुझे मिलता है। जी जी, ठीक है। तो खाने के बारे में आप एकदम इंडिया का आप जो खाते हो, आप यहाँ पे कोई भी बड़े सिटी के आसपास अगर रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। जी जी, मुझे यहाँ पे मछली भी मिल जाता है। तो खाने के बारे में आपको मिलेगा सब कुछ। अगर आपको सेलिब्रेशन करना है, फॉर जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एशियन कम्युनिटी है, तो सारे बड़े बड़े सिटी में यहाँ पे कुछ एक कम्युनिटी, आइदर कुछ एक हिंदू कम्युनिटी सेंटर, मंदिर यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग मैनचेस्टर में मंदिर में जाते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं यहाँ पे लिवरपूल में। तो आप सोशल अब थोड़ा बहुत यहाँ आपको मिलेगा। और हाँ, आपका फैमिली नहीं है तो आप दोस्त नहीं है, तो वो तो एक कमी आपको महसूस होने ही वाला है। पर अभी देखिए, आप व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ये तो मैं तो मम्मी से 1-2 दिन छोड़ के बात करता हूँ, तो ये तो नॉर्मल टेलीफोन कॉल के तरह ही है। इसके लिए मुझे आईएसडी कॉल के बारे में, पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता। तो ये तो अच्छा ही है अभी। और आपको सब कुछ जो चाहिए इंडियन को, आपको यहाँ आसपास सब कुछ मिल जाता है, तो ये अच्छा है। और लाइफ यहाँ पे जैसे कोई भी फॉरेन कंट्री में सब कुछ खुद को करना पड़ता है। घर का क्लीनिंग से लेकर गाड़ी का क्लीनिंग, मुझे अभी आज सुबह मैं देख रहा था मेरे गार्डन में वीड्स हुआ है, तो अभी वीडियो के बाद मैं जाके मुझे खुद को उखाड़ना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि अगर मैं पैसा देके ये कराऊंगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो बहुत सारे काम मुझे खुद को करना पड़ता है। तो इसलिए आपका वीकेंड 2 दिन का छुट्टी मिलता है,
पर थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा। तो छुट्टी मतलब आप बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो तो मतलब ये तो एक एक छोटा सा एक इसे मजाकिया पॉइंट था कि आप बड़े डॉक्टर हैं, जो मैम है वो अभी प्ले ग्रुप से आए हैं, तो आपसे थोड़ा छोटे डॉक्टर हैं, तो ये घर में बड़े छोटे डॉक्टर वाला चलता है या आपको ज्यादा काम करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो अगर आप शादी कर लेते हो तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाता है, तो हस्बैंड इज ऑलवेज नीचे का है होता है। जी, तो मतलब फिर वो कंसल्टेंट वही है। इसमें हाँ हाँ हाँ, इसमें आपका एमआर से भी काम नहीं आने वाला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और इशू था कि अभी बहुत सारी जगह बहुत सारी पोस्ट न्यूज आर्टिकल्स ये आ रहे हैं कि यूके में जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जॉब यहाँ पे बहुत है, बहुत अवेलेबल है जूनियर डॉक्टर जॉब्स। पर डिफिकल्टी इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ लैब एप्लीकेंट्स ओवर लास्ट 2-3 years बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म इंडियन ग्रेजुएट माइनॉरिटी है, हम्म। पाकिस्तानी ग्रेजुएट बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। ओके। अब जॉब सैचुरेशन यहाँ पे नहीं है, हम्म जॉब्स है, पर ऐसा होता है कि बहुत लोग वेटिंग में हैं। कोविड के लिए जॉब मार्केट उतना रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, तो एक तो बैकलॉग है। अब प्लैब का भी बहुत बैकलॉग्स है, बहुत लोग प्लैब 2 के लिए वेट कर रहे हैं, 6 महीना लग जाता है एक सीट मिलने में। तो एक बैकलॉग कोविड के लिए अभी हुआ है। और जॉब मिलना जूनियर लेवल में, हाँ ऐसा होता है कि एक F2 पोस्ट के लिए 50 या फिर 100 एप्लीकेशन आते हैं, यह सच है। पर जॉब का जो मार्केट है ये भी बहुत बड़ा है। अगर आप एक सिटी या फिर एक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हो, आप जाइए स्कॉटलैंड में जाके काम कीजिए, क्योंकि लोकल ग्रेजुएट वहां पे जा नहीं पा रहे, नहीं जाएंगे ज्यादातर। तो ये एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट आपके लिए तो स्कॉटलैंड के है, लंदन के है, सभी एक ही है, तो आप आराम से जा सकते हो। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है तो आप जॉब मिल जाएगा। और अभी कोविड का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो 6 महीने 1 साल में शायद थिंग्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके। और एक कारण है जॉब कम होने का, लोकल ब्रिटिश ग्रेजुएट, ये लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर यूके छोड़ के निकल जाते हैं आफ्टर देयर एमबीबीएस इक्विवेलेंट। ओके। ये लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हैं बहुत कॉमनली। हम्म। वहां जाके 1-2 साल काम करने के बाद वापस आके ट्रेनिंग में घुसते हैं। ओके। तो कोविड के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल बंद कर दिया था अच्छा। लास्ट 1-2 साल। ओके। तो वो ग्रेजुएट्स जो ब्रिटिश ग्रेजुएट्स है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट यहाँ पे लोकम करना। तो वो लोग यूजुअली सब्सटेंशियल पोस्ट में नहीं जाते, वो लोग लॉन्ग टर्म लोकम करते हैं। ओके। तो मेरे जान पहचान में, मेरे हॉस्पिटल में मेरे जूनियर्स है, जो लोग न्यूजीलैंड में जॉब मिल चुका है, सिर्फ वीसा के लिए वो रुका हुआ है। ओके। क्योंकि जैसे ही नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हाई पेमेंट जो अगर आप देखो अगर, तो वो टॉप 3-4 कंट्री में आते हैं। मतलब यूके तो बहुत पीछे अगर देखते हैं अगर हम डॉक्टर्स की सैलरी में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पे बहुत ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोकल यूके ग्रेजुएट्स के लिए। और मतलब अगर मतलब 1-2 मैंने वीडियोस भी देखे थे जिसमें ऐसा बताया गया था कि जो इवन जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, उनका ऐसा कहना है कि आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आने की बजाय अगर आप यूके जाते हो प्लेब रूट से या किसी भी रूट से, फिर वहां पे अगर आप 2-3 साल अगर आप प्रैक्टिस करते हो और अगर फिर अगर आप आते हो ऑस्ट्रेलिया, तो डायरेक्ट वहां पे उनको एक्सेस मिल जाता है एकदम, क्योंकि यूके का डिग्री का वैलिड है, वहां पे कोई एग्जाम नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो हो जाता है। बहुत इजी हो जाता है। हाँ,
से सारा चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। आप अपनी ओर से आप क्या जो स्टूडेंट है जो अगर एज एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो एमडीएमएस कर रहे हैं और जो बहुत सोच रहे हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनको क्या आपकी ओर से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूके कंसिडरेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यही सोच के आओ, ऐसा माइंडसेट बना के आओ कि आप यहाँ का सीसीटी लेके जाओगे। सिर्फ आके 2 साल काम करके निकल जाना, उसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप आते हो तो डेफिनेटली एक आप रॉयल कॉलेज का एग्जाम क्लियर करके आओ या फिर आके करो, क्लियर योर एमआरसीपी, क्लियर योर एमआरसीएस, और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि यहाँ का सीसीटी मुझे लेना है, ये ऑब्जेक्टिव लेके आओ। क्योंकि यहां से अगर आपको सीसीटी मिल जाता है तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस छोड़ के द होल वर्ल्ड इज योर मार्केट प्लेस। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप गल्फ में जाओ, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं अगर आपके पास सीसीटी होता है और ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। आप सोच भी नहीं सकते वहां का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आप महीने में 12 या 15 लाख मिल जाएगा अगर आपके पास ये दोनों चीज है। ओके। और इन कंपैरिजन अगर आप इंडिया से एमडी करके डीएम करके जाते हो तो आपको इतना सैलरी कभी नहीं मिलेगा। 8 लाख मिल सकता है, 10 लाख मिल सकता है, पर इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो सीसीटी का बहुत बहुत वेट मिलेगा आपको। तो ये एक जेन्युइन ऑप्शन है, एक डुएबल ऑप्शन है। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 4-5 लाख अगर आप इंटर्नशिप में या फिर हाउसटॉपशिप में पैसा सेव करते हो तो हो जाएगा। एडवांटेज ये है कि प्लैब 1 इंडिया में होता है, प्लैब 1 इंडिया में होता है, एमआरसीपी, एमआरसीएस इंडिया में होता है। तो आप इंडिया में ट्रैवल करने के किसी सिटी में जाके आप ये सारे एग्जाम निकाल सकते हो। जी जी जी। तो ये बहुत एडवांटेज है। पर हाँ, अगर आपको आना है लॉन्ग टर्म सोच के आओ, ट्रेनिंग सोच के आओ। इसीलिए ये भी कंसिडर करना है कि आपके स्पेशलिटी में ट्रेनिंग कितना कॉम्पिटिटिव है। ओके। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपको न्यूरोसर्जन बनना है तो आप यूके के बारे में कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे न्यूरोसर्जरी का इतना डिफिकल्ट है। एक तो ट्रेनिंग मिलना डिफिकल्ट है, नंबर 2 ट्रेनिंग के बाद कंसल्टेंट पोस्ट मिलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। वो कंप्लीटली सैचुरेटेड मार्केट है। ओके। तो अगर आप न्यूरोसर्जन बनना है तो आप यूके के बारे में मत सोचिए। अगर आपको पीडियाट्रिक्स, मेडिकल स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी, क्वाइट पॉसिबल। यहाँ के कार्डियोलॉजी का कंपटीशन रेशियो है 1:4 to 1:5। आप कंपेयर कीजिए इंडिया से, डीएम ऑफ कार्डियोलॉजी से 1:4 1:5 को यहाँ पे कार्डियोलॉजी से मिलता है। सो दीज आर पॉसिबल ऑप्शंस। आपको रेडियोलॉजी करना है, रेडियोलॉजी डिफिकल्ट है, पर आप अगर सीवी के ऊपर काम करते हो 1-2 साल यूके में काम करने के बाद, रेडियोलॉजी इज गेटेबल। आप इंडिया में गवर्नमेंट में रेडियोलॉजी इम्पॉसिबल। आप अगर टॉप 1% में नहीं आते हो तो आपको कभी नहीं मिला। यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आपका स्पेशलिटी अचीवेबल स्पेशलिटी में है, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी ऑप्स, देन डेफिनेटली यूके इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। जी बिल्कुल। लास्ट में अगर आप अपने थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं कि आपने अभी तक किस टाइप के वीडियो पे बनाए हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है उसको लेके थोड़ी बहुत, जहाँ उधर क्या चीजें मिल सकती है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल अभी 6 महीना हुआ है, 6-7 महीना। तो यूजुअली पे ये सारे एग्जाम्स, एमटीआई रूट, इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। और मेरा कोशिश ये है कि आप अगर यूके के बारे में सोच रहे हो, कोई भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मेरे चैनल से मिल जाए।
तो मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ। उस पे लाइफ इन यूके है, एग्जाम्स है, करियर के बारे में है। तो धीरे धीरे मैं वीडियो में आपका जो जो कॉमन क्वेश्चंस है उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और आपका चैनल भी मैंने देखा है कि बहुत बहुत ही रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों के चैनल को आप देखिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी, तो बस लास्ट में मैं यही कहूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे इंडियन बहुत सारी कंट्री में हैं, पर बहुत कम उनमें से ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प ऑफर करने में उत्सुक रहते हैं, या क्योंकि वीडियोस इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या है कि इंफॉर्मेशन आएगी तभी हमारी सोसाइटी भी वहां पे ग्रो करेगी। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने वीडियोस बनाए इतने सारे, और आपने आज की इस लंबे डिस्कशन के लिए भी आपने हाँ करी। तो थैंक यू सो मच। और पूरी ऑडियंस को भी मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको इस सेशन के अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं। तो जब भी सर को टाइम मिलेगा सर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सारी चीजें देखिए। और थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप सभी सभी को ये पसंद आए। माय प्लेजर। थैंक यू।